लास्ट लेक्चर में हमने लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों और अधिकारों के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के मध्य क्या संबंध है और दोनों सदनों की स्थिति कहाँ है, कैसी है। यदि हमने दोनों की शक्तियों को देखा तो विधायी क्षेत्र में दोनों की शक्तियाँ समान थी और दोनों सदनों की स्थिति कुछ हद तक समान प्रतीत हो रही थी। दोनों सदन राष्ट्रपति के निर्वाचन, संविधान में संशोधन, न्यायाधीशों को परिचित करने इत्यादि विषयों में समान स्तर पर हैं। अंतर केवल यह है कि विधि निर्माण के क्षेत्र में राज्यसभा का स्थान लोकसभा की तुलना में निम्न है। संविधान के दोनों सदनों को समान मानता है, केवल वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा को ज़्यादा अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है। लेकिन हम यदि इन दोनों सदनों के आपसी संबंधों का अध्ययन करें तो निम्न बिंदु उभर कर आते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के मध्य संबंध के विषय में निम्न बिंदु है। पहला है सामान्य विधेयकों के संबंध में दोनों के मध्य संबंध। जहाँ तक विधेयकों का संबंध है, संविधान के अनुसार कोई भी सामान्य विधेयक संसद द्वारा तब तक पारित नहीं समझा जा सकता जब तक कि वह संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत नहीं हो। सामान्य विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है और उसे पारित किया जा सकता है। लोकसभा के यदि वह राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा के साथ साथ उसे लोकसभा के द्वारा भी पारित होना जरूरी है, और यदि वह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे राज्यसभा के द्वारा भी पारित होना आवश्यक है। इस प्रकार सामान्य विधेयकों के संबंध में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां समान हैं, परंतु सामान्य विधेयकों के संबंध में जो विधायी प्रक्रिया निश्चित की गई है उससे स्पष्ट है कि सामान्य विधेयकों के संबंध में लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा की शक्तियां कम हैं। संविधान में कहा गया है कि यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों के मध्य मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है या कोई संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, जिसका सभापतित्व लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और उसमें जो निर्णय लिया जाएगा वो बहुमत का निर्णय होगा और अंतिम होगा। चूँकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से दुगनी है, इसलिए लोकसभा के सदस्यों में विशेष मतभेद ना हो तो लोकसभा राज्यसभा की इच्छा के विरुद्ध निर्णय ले सकती है। सामान्य विधेयकों के संबंध में राज्यसभा केवल 6 महीने तक विलंबित कर सकती है और वह अंतिम निर्णय नहीं ले सकती, परंतु 6 महीने की अवधि भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस अवधि में राज्यसभा विधेयक के संबंध में जनमत निर्माण करने तथा जन आंदोलन करने का अवसर प्रदान कर सकती है। धन विधेयकों के संबंध में दोनों के मध्य संबंध। धन विधेयकों के संबंध में राज्यसभा पूर्णतः शक्ति शून्य है। संविधान में स्पष्टतः कहा गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है और इसका निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक के संबंध में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसके अनुसार धन विधेयक में केवल 14 दिन तक राज्यसभा विलंबित कर सकती है। लोकसभा द्वारा पारित होने पर धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह उस विधेयक को अपनी सिफारिश के साथ 14 दिन के अंदर लोकसभा के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दे। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को माने या नहीं मानने में पूर्णतः स्वतंत्र है। लोकसभा जिस रूप में धन विधेयक को पारित करेगी उसी रूप में वह विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित समझा जाएगा। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक को 14 दिन के भीतर वापस नहीं करे तो उस स्थिति में भी लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। इस प्रकार धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा पूर्णतः शक्तिहीन है और राज्य के वित्त पर लोकसभा का ही नियंत्रण है। अन्य विधायी प्रक्रियाओं के संबंध में दोनों सदनों के मध्य संबंध की स्थिति यह है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की स्थिति इसमें समान है। कुछ बातों में राज्यसभा को अधिक अधिकार प्राप्त है।
संविधान में संशोधन के संबंध में दोनों सदनों की स्थिति समान है, परंतु संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक सामान्य विधेयक की कोटि में आता है। अतः इस संबंध में राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा की स्थिति उच्च है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ किए जाने में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकालीन उद्घोषणाओं के संबंध में दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है, परंतु कुछ विषय ऐसे हैं जिनके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं। जैसे उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का अधिकार केवल राज्यसभा को में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उस पर लोकसभा की सहमति आवश्यक है। इस प्रकार राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने और लोकसभा के विघटित होने या आपातकालीन उद्घोषणा के 2 महीने के अंदर विघटित हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकालीन उद्घोषणा को स्वीकृत करने का अधिकार केवल राज्यसभा को है। दोनों सदनों के मध्य चौथी कार्यपालिका के संबंध में है। कार्यपालिका के संबंध में राज्यसभा की स्थिति गौण है। यद्यपि राज्यसभा के सदस्य भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं, परंतु मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा मंत्रिपरिषद को पदच्युत नहीं कर सकती, अतः कार्यपालिका पर उसका वह नियंत्रण नहीं रहता जो लोकसभा का रहता है। राज्यसभा मंत्रिपरिषद से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकती है, कामरों को निंदा, अविश्वास इत्यादि का प्रस्ताव पास कर सकती है, परंतु इससे मंत्रिपरिषद पदच्युत नहीं होती। इस प्रकार यदि हम दोनों सदनों की शक्तियां देखें तो दोनों सदनों की शक्तियों की दृष्टि से निश्चित रूप से लोकसभा शक्तिशाली सदन है। राज्यसभा ब्रिटिश लॉर्ड सभा की तरह शक्तिहीन सदन है। यह केवल द्वितीय सदन नहीं अपितु एक गौण सदन है। तो इस तरह से यदि हम शक्तियों की दृष्टि से देखें तो हमारे संविधान के द्वारा राज्यसभा की तुलना में लोकसभा को ज़्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं, और वो इस आधार पर दी गई है कि लोकसभा संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करती है और एक पूर्ण रूप से निर्वाचित सदन है। लोकसभा के अध्यक्ष, हमारे यहाँ लोकसभा के सभापति को अध्यक्ष या स्पीकर कहा जाता है। अध्यक्ष का पद संसदीय प्रणाली के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण होता है और संसद के निम्न सदन के स्पीकर को विशेष महत्व और दर्जा प्राप्त होता है। हमारे संविधान के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष निर्वाचन के समय से लेकर लोकसभा के विघटन के बाद अगली लोकसभा की पहली बैठक से फौरन पहले तक अपने पद पर रहता है। लोकसभा का अध्यक्ष दोबारा चुनाया जा सकता है। अध्यक्ष यदि लोकसभा सदस्य ना रहे तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। लोकसभा के विघटन पर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के सदस्य नहीं रहते, लेकिन केवल उपाध्यक्ष ही अपना पद छोड़ता है। अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ। अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष बहुत शक्तिशाली है। लोकसभा का अध्यक्ष को बहुत अधिकार प्राप्त हैं और यह माना जाता है कि लोकसभा का सदस्य अनन्य निष्पक्षता के आधार पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। लोकसभा के अध्यक्ष को जो शक्तियां प्राप्त हैं वो निम्न है। पहली है धन विधेयक संबंधी। संसद के दोनों सदनों के परस्पर संबंधों का प्रश्न, उनमें कुछ मामलों में हमारे संविधान के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। यदि अध्यक्ष किसी विधेयक के संबंध में यह प्रमाण पत्र दे दे कि यह धन विधेयक है तो उसका निर्णय अंतिम होता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। जब भी दोनों सदनों के मध्य किसी विधेयक के संबंध में मतभेद होता है
और संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बैठक के संबंध में प्रक्रिया नियम, उसके निर्देशों तथा आदेशों को जो लागू किया जाता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। निर्णायक मत देने का अधिकार। संसद में, लोकसभा में जब किसी प्रश्न के पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर मत आते हैं तो स्पीकर निर्णायक मत देता है। बैठक निलंबित करने का अधिकार। संविधान के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष को गणपूर्ति न होने की दशा में बैठक को स्थगित करने या निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। सदन की कार्यवाही का संचालन। लोकसभा के अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही का संचालन करने का अधिकार है। लोकसभा का सदस्य सदन के नेता से परामर्श करके सरकारी कार्यक्रम को का क्रम निर्धारित करता है। किन दलों तथा समूहों को के सदस्यों को बोलने का कितना समय दिया जाएगा, इसका जो निर्धारण किया जाता है वो भी लोकसभा के अध्यक्ष को द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष कार्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैठक के प्रारंभ तथा समाप्त होने का समय नियत करते हैं तथा यह निर्णय करते हैं कि सभा की बैठक किस किस दिन होगी और किस समय की बैठक स्थगित की जा सकती है। इस तरह से लोकसभा की कार्यवाही का संचालन स्पीकर के द्वारा किया जाता है। लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखना। लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखना अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। वह सदस्यों से नियम का पालन करवाता है। अध्यक्ष किसी सदस्य के भाषण की असंगत बातों को रिकॉर्ड में आने से रोक सकता है। यदि कोई सदस्य किसी के लिए कोई अपमानजनक या अनुचित बात करता है तो अध्यक्ष उसको रोकने का कार्य करता है। सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यदि लोकसभा में अव्यवस्था हो तो वह सभा को स्थगित कर सकता है या उसका कार्य निलंबित कर सकता है। संसदीय समितियों पर नियंत्रण। लोकसभा का अध्यक्ष सभी संसदीय समितियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। वह उनके सभापतियों की नियुक्ति करता है और उनके काम के संगठन या उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में निर्देश दे सकता है जो वह आवश्यक समझे। वह उनको समय समय पर परामर्श देता है और उनको मार्गदर्शन करता है। समितियों के संबंध में कुछ शक्तियां अध्यक्ष के लिए आरक्षित हैं। कोई समिति पहले से अध्यक्ष से अनुमति लिए बिना संसद भवन से बाहर अपनी बैठकें नहीं कर सकती और न उसकी पूर्व स्वीकृति के बिना राज्य सरकार के अधिकारियों को गवाही देने के लिए बुला सकती हैं। स्पीकर की इसके अलावा अन्य शक्तियां भी हैं, जैसे लोकसभा या उससे संबंधित मामलों का प्रश्न है या संविधान तथा नियमों की व्याख्या करने का अधिकार अध्यक्ष को है और कोई भी सरकार इस संबंध में अध्यक्ष के साथ वाद विवाद नहीं कर सकती। अध्यक्ष अपने आसन पर बैठकर जो विचार प्रकट करता है उनके संबंध में सार्वजनिक रूप से या समाचार पत्रों में किसी भी वाद विवाद नहीं किया जा सकता। लोकसभा के नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त है कि जब कोई विधेयक पास हो जाए तो वह उसमें उसकी गलतियों को शुद्ध करता है और अन्य ऐसे परिवर्तन कर सकता है जो सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों के अनुकूल हो। लोकसभा के अध्यक्षों को मंत्रियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में विभिन्न शक्तियाँ दी गई हैं। यद्यपि प्रश्नों के संबंध में कुछ नियम भी हैं, परंतु उनका निर्वाचन करने की जो शक्ति है वो अध्यक्ष के पास है। इस प्रकार से हम यदि अध्यक्ष की शक्तियों और कार्यों को देखें तो यह स्पष्ट है कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष को संविधान के द्वारा व्यापक शक्तियां दी गई हैं और वो एक शक्तिशाली अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।